साथियों नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रामबाण औषधि साबित होगा, क्योंकि यहाँ से एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है। आरबीएसई बोर्ड की बात करेंगे अपन, सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे अपन, आपकी जेई की बात करेंगे अपन, वहां क्वेश्चन आता है, नीट में क्वेश्चन आता है, और इसके अलावा सीएसआईआर वगैरह है, जो भी कंपटीशन एग्जाम है यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन आज बात करने जा रहे हैं बेसिक नेचर ऑफ एमिन, यानी एमिन की क्षारकता के बारे में, उसका क्रम कैसे होता है उसके बारे में। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे और आरबीएसई बोर्ड की बुक पढ़ोगे तो वहां पर आपको केवल इतना डिटेल में नहीं मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा बेसिक नेचर ऑफ एमिन। अब देखो, एमिन अपने पास में एरोमेटिक भी हो सकती है, एमिन अपने पास में क्या हो सकती है, एलिफेटिक भी हो सकती है। अपन विशेष तो बात करेंगे आज वो केवल और केवल एलिफेटिक एमिन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको बताऊं मैं, कोई आपका होता है कॉन्जुगेट बेस, इसको आप जानते हो संयुग्मिक क्षार होता है, और ये संयुग्मिक क्षार आपका बना सकता है, कोई कॉन्जुगेट एसिड का निर्माण कर सकता है, कॉन्जुगेट एसिड बना सकता है। अब वो कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है, जब ये क्या करे, कोई एक H प्लस ग्रहण करे। इसका मतलब इसने H प्लस ग्रहण किया, और H प्लस ग्रहण करते ही क्या बन गया, आपका कोई कॉन्जुगेट एसिड बन गया, संयुग्मिक क्षार बन गया। ये जो संयुग्मिक क्षार बना, इसका मतलब ये स्पीशीज कैसी है, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन हो गया। और यदि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज का यहां फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हो, स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इधर ये कॉन्जुगेट बेस है, यहां पर आपकी जो बेसिक नेचर होगी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके अलावा आप बेसिक नेचर को सामान्य देखते हो तो यह आपके प्लस आई प्रभाव के समानुपाती होती है, यानी प्लस आई प्रभाव वाले ग्रुप पढ़ने पर आपकी क्षारीय प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती जाती है। इसके अलावा प्लस H हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस R आपका, समझ गए मेरी बात को। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, माइनस आई के, माइनस एच के और माइनस आर की। यहां तक मेरी बात समझ लो। चलिए, एक चीज आप ये भी पढ़ती हो कि यदि नाइट्रोजन एटम है और उस पर आपको यदि लोन पेयर दिखाई दे, तो ये जो लोन पेयर है ये बेसिक नेचर को शो करता है। जैसे आप जानते हो कि आपने पढ़ा होगा कि आपका एमिन है या अमोनिया होता है, वो एक लुईस क्षार की भांति व्यवहार करता है। आपने पढ़ा होगा तो आपने रीजन बताया है कि अमोनिया लुईस क्षार की भांति इसलिए व्यवहार करता है क्योंकि ये जो अमोनिया होता है इसके ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, लोन पेयर पाए जाते हैं। इतनी बात आपने अब तक पढ़ी है। यदि लोन पेयर बढ़ता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ती है, तो वहां पर आपकी जो बेसिक नेचर होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है, वो भी क्या चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर अपन कह देंगे कि जो लोन पेयर है आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो निर्भर करता है किस पर, लोन पेयर है वो निर्भर करता है निम्न प्रकार से इफेक्ट पर। जैसे किसी एटम पर आपके पास में लोन पेयर उपस्थित है, एक तो ये कंडीशन हो सकती है, और एक आपके पास में कोई रेजोनेंस कर रहा हो जहां, और उस
एटम पर लोन पेयर हो और वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, जैसे आपने देखा होगा एरोमेटिक एमीन। तो देखो मैं बात करूंगा कि आपका जो लोन पेयर होता है आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में होता है, ये डिपेंड करता है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी पर, उसकी उपलब्धता पर। वो किस प्रकार होता है तो देखो, एक तो आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, किसी भी एटम की विद्युत ऋणता पर निर्भर करता है, और एक निर्भर करता है आप जानते हो रेजोनेंस पर निर्भर करता है। यहां अपन बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम की, किसी एटम पर विद्युत ऋणता की बात करेंगे। आप जानते हो विद्युत ऋणता क्या होती है, एक नेचर होती है एलिमेंट्स की, जिसके कारण क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते। अब आपने ये पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि एक चीज होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है, और ये जो आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर या परसेंटेज एस लक्षण होता है, ये एक चीज पर निर्भर करता है जिसको आप बोलते हो हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कहते। चलिए अपन यहां बात करेंगे, देखो एक मेरे पास में एमीन है CH3CH2NH, क्या बोलोगे इसको, यहां पर देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये जो आपकी एमीन है ये हो गई, इसका आप हाइब्रिडाइजेशन यदि निकालते हो तो देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, क्या आया sp3 है, आपका हो गया यहाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। चलिए अगली बात करती है CH3CH डबल बॉन्ड NH, दिख रहा है ये जो होता है CH3CH डबल बॉन्ड NH आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे आप तो देखो नाइट्रोजन का यदि हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो यहां पर क्या आएगा निकल के sp2 आएगा। इसी प्रकार यदि आप देखोगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो आपका हाइब्रिडाइजेशन निकल के क्या आएगा sp आएगा। तो यहां से आप परसेंटेज एस कैरेक्टर बता सकते हो, यहां आप बता सकते हो परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसमें कितने हुए आपके परसेंटेज एस कैरेक्टर 50 हो गए, इसमें कितने हुए 33.33 हो गए, और यहाँ कितनी हो गई आपका परसेंटेज एस कैरेक्टर 25% हो गए। समझ गए। यदि यहां पर बेसिक नेचर की अपन बात करेंगे तो वो आपने पढ़ रखा होगा जैसे एसिडिक नेचर, तो एसिडिक नेचर तो आपकी होती है परसेंटेज एस कैरेक्टर के समानुपाती होती है। इसका मतलब यहां मैं लिख देता हूं कि जो आपकी बेसिक नेचर होगी वो क्या होगी, परसेंटेज एस कैरेक्टर जहां आप देखोगे उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। मींस क्या निकाला आपने, परसेंटेज एस कैरेक्टर का जितना होगा उसकी बेसिक नेचर क्या हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी। अब अपने को क्या देखना है, जिसकी बेसिक नेचर सबसे कम होगी उसकी जिसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे कम होगी उसकी बेसिक नेचर उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर आपने देखा इस वाले में, इसका मतलब इसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, फिर ये इसको यदि मैंने क्रम दिया 1 2 3 तो क्रम क्या आएगा आपका बेसिक नेचर का 1 2 और आपका ये 3। शायद ये बात समझ गए होगे परसेंटेज एस कैरेक्टर से कैसे निकाला जाता है। चलिए एक चीज होती है रिंग साइज, आपकी वलय है उसकी जो साइज है उसका आकार है उस पर किस प्रकार बेसिक नेचर है वो निर्भर करती है। तो देखिए उसी की बात कर लेते हैं अपन। देखना यहां पर मैं बोल दूंगा, एक पॉइंट लगा के आप लिख सकते हो रिंग साइज। रिंग साइज का मतलब हो गया किसी वलय का जो आकार होगा वो बेसिक नेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मेरे पास में कुछ वलय दे रखी है और आपसे फिर पूछे ऑर्डर, तो आप बता सकते हो। चलिए देखो यहां पर आपको ये दे दिए और यहां पर लगा दिया कोई एन और यहां जोड़ दिया इससे एच जोड़ दिया, फिर आपको दे दिया 4 मेंबर रिंग दे दिए, 3 मेंबर रिंग थी,
और यहां पर जोड़ दिया N और H। फिर आपको एक 5 मेंबर्ड रिंग दे दी और इस 5 मेंबर्ड रिंग से आपने यहां दे दिया N और यहां जोड़ दिया H। आपने क्या निष्कर्ष निकाला? जिस रिंग का आकार जितना बड़ा होता है उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होती है। तो बेसिक नेचर का यहां ऑर्डर क्या निकाला आपने? ये निकाला। यहां तक क्लियर है मेरी बात? चलिए अब देखो अपन एमीन की बात करते हैं। तो एमीन अपने पास में दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है एलिफेटिक एमीन और एक आपकी होती है एरोमेटिक एमीन। आइए देखिए इधर एमीन की यदि बात करें तो एमीन के दो प्रकार होते हैं। एक तो आपकी होगी एलिफेटिक एमीन, सब जानते हो इसके बारे में, और एक आपकी होती है एरोमेटिक एरोमेटिक एमीन्स का मीन्स हो गया यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको बेंजीन रिंग, इस पर मैंने लगाया कोई एक NH2 समूह है, इसको बोला गया एरोमेटिक एमीन। देखो एरोमेटिक एमीन में तो क्या होगा, यहां पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जा रहा है, ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा, जिसके कारण यहां पर जो लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहां पर लोन पेयर की उपलब्धता कम होने के कारण ये एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाता है, यानी दिस इज ए वीक बेस। इसको आप बोल सकते हो, इस कंपाउंड का नाम होता है एनिलीन। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कई बार कि आपकी जो एरोमेटिक एमीन होती है वो एक वीक बेस या दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार क्यों करती है? तो उसका कारण बता दोगे आप, क्योंकि उसमें उपस्थित जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो क्या करते हैं? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके कारण लोन पेयर की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है वहां पर। इस कारण आपकी जो एरोमेटिक एमीन होती है वो एक किसकी भांति व्यवहार करती है? दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करती है। चलिए एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं। एक आपकी होती है RnH2, एक होता है R2NH। ये मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अमोनिया की व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का आप प्रतिस्थापन करोगे किसी एल्किल समूह के द्वारा तो आपको एमीन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यहां पर क्या होगा? ये हो गया R3N। ये एमीन कौन सी? 1 डिग्री एमीन, इसको बोलोगे आप प्राथमिक एमीन। ये एमीन होगी 2 डिग्री एमीन, इसको बोलोगे आप द्वितीयक एमीन। ये एमीन हो गई आपकी 3 डिग्री एमीन, इसको आप बोलोगे तृतीयक एमीन। अब यहां पर देखिए आपका ये होगा ग्रुप NH2। आई बात समझ में? यहां पर जो आपका ग्रुप होगा वो ये ग्रुप होगा NH। समझ गए मेरी बात को? और यहां पर ऐसे लगा दोगे बैलेंस। ठीक इसी प्रकार यहां पर क्या होगा? ये होगा, ये 1 डिग्री 2 डिग्री और आपकी होगी 3 डिग्री। चलिए अब देखो मैंने एक बात बोली थी एरोमेटिक एमीन की, तो आप यहां पर क्वेश्चन कर सकते हो। क्या आपके लिए क्वेश्चन है? आपको ऑर्डर बताना है बेसिसिटी का, इसकी बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है। तो यहां पर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें आपको बेसिक नेचर बतानी है गिवन कंपाउंड्स की। नीचे दिए गए यौगिकों में आपको बेसिक नेचर या क्षारीय प्रवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। चलिए मैं लिख रहा हूं कंपाउंड। एक तो आपकी होगी एरोमेटिक एमीन, जिसको अभी अपने देखा एनीलीन। आई बात समझ में? एक आपकी हो गई यहां पर, ये है, इससे कोई NH जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने लगा दिया एक मिथाइल समूह है। और यहां पर क्या है? ये आपकी रिंग है और इस रिंग पे नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन और हटाया और मिथाइल समूह लगा दिया। चलिए अब आपको बताना है यहां पर बेसिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको व्यक्त करना है। चलिए अब देखो यहां पर
यहां पर देखना ये नाइट्रोजन, इसके आसपास में एल्किल समूह है। एल्किल समूह का प्रभाव कौन सा होता है? प्लस आई प्रभाव होता है। और आपको ये पता है प्लस आई प्रभाव होगा, वो क्या कर देता है? बेसिक नेचर को बढ़ाता है, जबकि एसिडिक नेचर को क्या करता है? कम करता है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर 1 भी नहीं है। इसका मतलब आपका ऑर्डर क्या आएगा? सबसे कम इसका आएगा। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, है ना? तो सबसे छोटा आएगा वो पहले आएगा, फिर आपका ये आएगा और उसके बाद में आपका ये आएगा। ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो फिर ये लिख लेते, फिर ये लिख लेते, फिर आपकी ये लिख लेते। इसी प्रकार यदि आपको दे रखा हो, मान लो पीएच NH2, ये लिखा है मैंने, ध्यान रखना, एरोमेटिक एमीन। फिर इसके साथ में क्या जुड़ी हुई है? 2 फिनाइल समूह मैंने और लगा दिए ऐसे, NH। यहां पर मैंने इस CH3 के स्थान पर एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया। अब लास्ट में क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन और हटाया और यहां क्या लगा दिया? एक नाइट्रोजन के साथ में फिनाइल ग्रुप और ऐड कर दिया। अब यहां पर ऑर्डर क्या आएगा? बताओ, देखिए वीडियो को पूछ करके। तो यहां पर ऑर्डर आपका ये आ जाएगा। तो पीएच NH2, फिर आपका ये, फिर आपका ये। इस पीएच का मतलब जान गए ना? ऐसे है ये, यहां NH2 लगा हुआ है, फिर आपका ये हो गया कोई, फिर यहां NH, फिर यहां एक रिंग और जुड़ी हुई है ऐसे, ऐसे यहां 3 रिंग जुड़ी है। तो ये आपका ऑर्डर प्राप्त हो जाएगा। अब अपन बात करने जा रहे हैं, अपना जो मेन टॉपिक था एलिफेटिक एमीन है, उसमें आपको बेसिक नेचर को फाउंड करना है, बेसिसिटी ऑर्डर को फाउंड करना है। तो यहां पर बस अब जो मेन चीज स्टार्ट हो रही है वो अब हो रही है। चलिए देखिए क्या है बेसिक नेचर की अपन बात करेंगे। तो इसके लिए 3 जो फैक्टर होते हैं, 3 कारक होते हैं एलिफेटिक एमीन के लिए, वो बताएंगे। और वही कारक क्या होते हैं? उसकी बेसिक नेचर को डिफाइन करते हैं। एक तो आपको मिलेगा देखने को प्रेरण प्रभाव, जिसको बोलते हो आप इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होगा आपका स्टेरिक हिंड्रेंस बोलोगे, जिसको स्टेरिक हिंड्रेंस, या आपका हो जाएगा त्रिविम कारक। और तीसरा जो आपका होगा उसको आप बोलोगे सोल्वेशन एनर्जी, इसको बोला जाता है विलायकन ऊर्जा। और यहां पर अपन काम में लेंगे वाटर को, और यदि वाटर विलायकन ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो उसका नाम हो जाएगा जलयोजन ऊर्जा या आपका हाइड्रेशन एनर्जी। सबसे पहला जो मैं लगा रहा हूं प्रेरण प्रभाव लगा रहा हूं। चलिए, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर मैं देख रहा हूं। सबसे पहले देखिए इंडक्टिव इफेक्ट आप देख पा रहे हो। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब है आपकी जो 1 डिग्री एमीन है उसके द्वारा केवल एक एल्किल समूह है नाइट्रोजन एटम से अटैच। 2 डिग्री एमीन की यदि अपन बात करेंगे तो उस पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और 3 डिग्री एमीन की बात करेंगे तो उस पर 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। ये बात आप समझ गए अच्छे से। तो देखो यहां पर 1 प्लस आई प्रभाव वाला समूह है, यहां पर 2 प्लस आई प्रभाव वाले समूह है, जबकि आपके यहां पर 3 प्लस आई प्रभाव वाले समूह है उपस्थित है। चलिए अब देखो क्या होगा। इसका मतलब है यदि इधर से इधर चलते हैं हम तो क्या हो रहा है? प्लस आई प्रभाव वाला समूह बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। प्लस आई प्रभाव वाले समूह यदि बढ़ते हैं तो आपको पता है, मैंने बता रखा था कि बेसिक नेचर भी क्या होती है? बढ़ती है। इसका मतलब इधर से इधर चलने पर आपकी बेसिक नेचर है या क्षारीय प्रवृत्ति है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। ऑर्डर क्या प्राप्त किया आपने? आपका ऑर्डर आया 3 2 1। इसका मतलब 3 डिग्री एमीन है, उसकी बेसिक नेचर सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 डिग्री एमीन की होगी, फिर आपके 1 डिग्री एमीन की होगी। ये अपन ने बात की इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर।
दूसरी अपन बात करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस के आधार पर, जिसको आप बोलते हो त्रिविम कारक, उसके आधार पर। आइए देखो, त्रिविम कारक का मतलब होता है क्राउडिंग बढ़ना, किसी एटम के आसपास भीड़ का बढ़ना, वो होता है क्राउडिंग या त्रिविम बाधा, जिसको आप बोलते हो। दूसरा है स्टेरिंग हिंड्रेंस, और इसको आप बोलते हो त्रिविम बाधा। देखिए त्रिविम बाधा कैसे, इसकी बात करेंगे, मैं क्राउडिंग से लगा रहा हूं। अब देखो क्राउडिंग का मतलब क्या है, भीड़ का बढ़ना। देखिए ये मेरे पास में है प्राइमरी एमिन, ये मेरे पास में है सेकेंडरी एमिन, और यहां मैंने लिख दी है आपकी टर्सरी एमिन। अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपने निष्कर्ष ये निकाला कि यदि आप इधर से इधर चलते हो, समझ गए मेरी बात को, तो क्या होगा आपका, इस नाइट्रोजन एटम के आसपास क्राउडिंग बढ़ रही है। देखो एक एल्किल समूह है, बड़ा आकार वाला समूह है, दो एल्किल समूह है, तीन एल्किल समूह है, तीन तीन एल्किल समूह आ गए, इसका मतलब यहां पर भीड़ बढ़ रही है। इधर से इधर चलने पर आप बोल सकते हो कि क्राउडिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो किसके पास, नाइट्रोजन एटम के आसपास में। इसका मतलब क्राउडिंग बढ़ रही है, तो देखो क्राउडिंग बढ़ रही है तो लोन पेयर की जो उपलब्धता है नाइट्रोजन के ऊपर वो बढ़ रही है या घट रही है, बताइए। देखिए एक बार, घट रही है, बिल्कुल सही निकाला आपने। इसका मतलब है अवेलेबिलिटी या नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता, यहां बोल सकता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या हुई, घट गई है। समझ गए इस बात को, इसका मतलब बेसिक नेचर भी यहां क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब क्षारीय प्रकृति क्या होगी, घटेगी। अब क्षारीय प्रकृति आपकी घट गई, अब आप क्या निकाल लोगे निष्कर्ष से, यहां पर क्षारीय प्रकृति घट गई। देखो जिसके पास भीड़ ज्यादा उसकी क्षारीय प्रकृति घट गई, इसका मतलब 1 2 3 ऑर्डर आएगा, एक नंबर की सबसे ज्यादा, दो की, फिर यहां पर किसकी, 3 की। तो स्टेरिक हिंड्रेंस ये कहता है कि 1 डिग्री एमिन है, वहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस इधर से इधर जाने पर पड़ रहा है। इसलिए यहां पर बेसिक नेचर की बात करोगे आप तो 1 2 3 आ जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा फैक्टर। अब अपन बात करेंगे तीसरे फैक्टर की। आइए देखते हैं तीसरा फैक्टर किस प्रकार करते हैं। तीसरा फैक्टर होता है सोल्वेशन एनर्जी, इसको बोला जाता है जलयोजन ऊर्जा। थर्ड फैक्टर सोल्वेशन एनर्जी, और इसी को बोलोगे आप जलयोजन ऊर्जा। देखो जलयोजन ऊर्जा, सोल्वेशन एनर्जी, जलयोजन ऊर्जा इसलिए बोला क्योंकि यहां पर मैंने क्या लिया, H2O काम में लिया, और इसको आप बोलते हो विलायकन ऊर्जा। और यदि विलायक के रूप में आप क्या लेते हो काम, सॉल्वेंट के रूप में वाटर को काम में लिया जाता है, तो उसे आप बोलते हो जलयोजन ऊर्जा। तो यहां पर अपन सॉल्वेंट के रूप में वाटर को काम में लेते हैं। अब देखो अपने पास में क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, उस कॉन्जुगेट बेस का अपने को क्या बनाना होगा, कॉन्जुगेट एसिड बनाना होगा।
चलिए देखिए कैसे करते हैं, देखते जाना। कॉन्जुगेट बेस सबसे पहले क्या है, 1 डिग्री एमीन RnH2, ये आपके क्या है, इधर तो लिख रहा हूं मैं कॉन्जुगेट बेस, इसका मतलब ये सब क्या है, संयुग्मिक क्षार है, और इनकी नेचर क्या होगी, ये एक प्रोटॉन को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसने क्या किया, एक प्रोटॉन ग्रहण किया, प्रोटॉन ग्रहण करने पर क्या बना दिया, RnH3 प्लस बना दिया। यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ठीक है। इसी प्रकार क्या होगा, यहां पर 2 डिग्री एमीन है R2NH, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, और प्रोटॉन को ग्रहण करने पर क्या बन गया, RnR। आई बात समझ में। और यहां पर क्या होगा, एक H है और एक H और आ जाएगा, यहां पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक इसी प्रकार इसको आप यह बोल सकते हो R2NH2 और प्लस बोला जा सकता है, ठीक है। फिर आपकी होगी 3 डिग्री एमीन, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन ग्रहण किया, इसका मतलब कॉन्जुगेट एसिड से बन रहे यहां पर बेस के द्वारा, तो यहां पर ये जो बने हैं वो सब आपके क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, इसका मतलब ये आपके हो गए संयुग्मी अम्ल। देखिए 3 डिग्री एमीन, इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, प्रोटॉन को ग्रहण करने पर क्या बना देगा, RnR, ये R यहां पॉजिटिव, और इसने क्या किया, एक प्रोटॉन को ग्रहण किया, इसका मतलब आप इसमें ऐसे लिख सकते हो R3N प्लस H। यहां पर किसी प्रकार की आपकी कोई समस्या नहीं है। जब आप इसको देखोगे बड़े ध्यान से तो आप ये पा रहे हो कि इसका जो संयुग्मिक क्षार बन रहा है, और उस संयुग्मिक क्षार में एक प्रोटॉन ग्रहण करने पर आपका अम्ल बनेगा, और ये जो संयुग्मिक क्षार है इसकी बेसिक नेचर की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक नेचर बढ़ती है संयुग्मिक क्षार। आइए इधर से इधर आने पर इसकी बेसिक नेचर में क्या होगी, वृद्धि होती है। अब अपन ने जो बात की है वो ये बात की है विलायकन ऊर्जा की, या जिसको बोल सकते हो आप सॉल्वेशन एनर्जी की। तो देखिए यहां पर क्या है, इसी में मैं लिख रहा हूं इधर विलायकन ऊर्जा, देखिए ये RnH3 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं इधर, इसको मिटा के पूरे को, ये आपका था देखो इधर RnH3, ये प्लस हो गया, उधर क्या था 2 डिग्री एमीन ने एक प्रोटॉन ग्रहण किया, और प्रोटॉन के ग्रहण करने पर उसके पास में जो बना आपका संयुग्मी अम्ल वो ये बन गया, और 3 डिग्री एमीन के द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करने पर जो आपका संयुग्मी अम्ल बना वो ये बन गए, ये बन गए इसके कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो यदि जल को मैं काम में लेता हूं विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में, तो उसको बोला जाएगा सॉल्वेशन एनर्जी बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर देखो कोई H2O का मॉलिक्यूल आएगा, यहां पर H2O है और यहां पर आपका क्या है H2, इसका मतलब ये नेगेटिव होता है और ये क्या होता है आपका पॉजिटिव। बताओ इनमें अट्रैक्शन हो रहा है इसे, यहां पर देखो 3 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन के मध्य यहां पर क्या हो रहा है, इनमें अट्रैक्शन हो रहा है। इसी प्रकार यहां पर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, इसका मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल आप लगा सकती हो यहां पर, जबकि जो 1 डिग्री एमीन है उसके पास में आपने क्या देखा, ये आई बात समझ में। तो अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला, देखो ऊपर से नीचे आए तो सॉल्वेशन का जो हाइड्रेशन है, यहां लिख देता हूं मैं सॉल्वेशन हाइड्रेशन,
इसका मतलब विलायकन जल योजन की बात कर रहा हूं। ऊपर से नीचे आने पर विलायकन जल योजन है, बताओ वो कम हो रहा है क्या? देखो यहां पर तो H2O की प्रेजेंस ज्यादा है, जबकि यहां पर क्या है, कम है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर इसकी वैल्यू है या विलायकन जल योजन है वो आपका कम हो रहा है। और यहां पर देखो सॉल्वेशन एनर्जी की बात करेंगे, जल योजन ऊर्जा की बात करेंगे। जल योजन ऊर्जा या आप जिसको बोलते हो सॉल्वेशन एनर्जी, बताओ देखे इसका भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? बिल्कुल पड़ रहा है। देखो जल योजन ऊर्जा यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स के कारण जल योजन ऊर्जा का मान ज्यादा है और ऊपर से नीचे आ रहे, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, आपकी जल योजन ऊर्जा का मान कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आपने क्या निष्कर्ष निकाला? देखो यहां पर तीन मॉलिक्यूल को घेरे हुए है, तीन हाइड्रोजन को तीन वाटर मॉलिक्यूल घेरे हुए, इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा थी, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हुई, इसकी तुलना में कम हुई, और यहाँ पर देखो स्टेबिलिटी और कम होगी। तो ऊपर से नीचे आई, इसका मतलब यहाँ स्थायित्व की बात की मैंने, या आपका स्टेबिलिटी है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तीसरा फैक्टर था जल योजन ऊर्जा से रिलेटेड। अब आपने क्या निकाला यहां पर निष्कर्ष, इसके ये जो कॉन्जुगेट एसिड थे ये बने थे, ऊपर से नीचे चलने पर आपकी स्टेबिलिटी यहां पर क्या हो गई, कम हो गई। मींस कर्म क्या आएगा, जिसकी स्टेबिलिटी यहां पर कम है तो ऑर्डर क्या आएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री और आपका 3 डिग्री आएगा। 1 डिग्री Mn 2 डिग्री और आपकी 3 डिग्री। आई बात समझ में? क्योंकि अपन इसमें यही करते हैं बेसिसिटी में। चलो तो सॉल्वेशन एनर्जी से अपने पास में बेसिक नेचर है एलिक्वेटिक एमिन का, वो आया 1 डिग्री एमिन 2 डिग्री एमिन और आपकी 3 डिग्री एमिन। लेकिन यदि अपन तीनों फैक्टर को मिला दे, और तीनों फैक्टर को मिलाकर यदि अपन बात करें, तीनों फैक्टर को मिलाकर यदि बात करें तो आपके पास में ऑर्डर आएगा। तो तीनों फैक्टर को यदि मिला के बात की गई तो फिर साइंटिस्ट वगैरह थे उन्होंने जो ऑर्डर निकाला था वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मैं लिख दूंगा तीनों फैक्टर के आधार पर या तीनों कारकों के आधार पर एमिन की क्षारीय प्रकृति का कर्म, तीनों कारकों के आधार पर एमिन की क्षारीय प्रकृति का कर्म बताया गया। वो ये बताया गया कि 2 डिग्री एमिन के बेसिक नेचर ज्यादा, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की, ये हो गया आपका 2 डिग्री 1 डिग्री और आपका 3 डिग्री। और उसके बाद में यदि आपके पास में कोई मान लो अमोनिया उपस्थित हो तो उस अमोनिया का, ये चीज आपको यहां पर ध्यान देने योग्य है। तीनों को एक साथ की बात करेंगे। यदि अपन बात करें, नोट लगा के लिख सकते हो आप, गैसियस फेज की बात करें, गैसीय अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, गैसीय फेज, इसी को आप बोल सकते हो क्या, वेपर फेज बोल सकते हो। गैसीय फेज की बात करें, वेपर फेज की बात करें, वेपर फेज की बात करें, यह आपकी आरबीसी बोर्ड में दे रखा है अजलीय विलायक, नॉन सोलवेंट अजलीय विलायक। अजलीय विलायक जैसे आपका हो गया क्लोरो बेंजीन। तो उन सब में जो आपका ऑर्डर आएगा वो क्या प्राप्त होगा, एक्वेटिक फेज की बात करेंगे अपन, तो वहां पर क्या होगा, आपका ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा 213 N, यानी कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और आपका एमोनियम। समझ गए?
ये तो आपका ऑर्डर अपन तीनों कारकों के आधार पर निकाला, लेकिन ध्यान रखना ये से फेज में देके आपको वेपर फेज में दे दे तो ऑर्डर वहां पर आपको वो लिखना है जो सबसे पहले आपने निकाल के रखा था। इसका मतलब ऑर्डर वहां कौन सा लिखोगे, ये पूछे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और आपका 1 डिग्री, ये ऑर्डर लिखना है। और यदि तीनों कारकों के आधार पर आपसे पूछे तो आपको क्या लिखना है, 213 यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री और आपका अमोनिया। ये होगी क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे अपन। अब यदि देखो अपने पास में एक्वस मीडिया हो, जलीय माध्यम हो, और जलीय माध्यम में हो R बराबर मिथाइल समूह हो, इसे अपन लिखते हैं तो R बराबर क्या हो, मिथाइल ग्रुप हो। तो R बराबर मिथाइल ग्रुप होने पर आपको ऑर्डर लिखना है 213 N वाला। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्वस मीडिया की बात कर रहा हूं, जलीय माध्यम की बात। चलिए R बराबर यदि आपको दे दिया जाए इथाइल 80 यानी C2H5 दे दिया जाए तो वहां पर आपको ऑर्डर लिखना है 213 नाइट्रोजन वाला। कौन सा, अमोनिया की बात कर रहा हूं मैं। N मींस यहां क्या है, ये अपन ने पढ़ा आज बेसिक नेचर ऑफ एमीन। यदि